उन नौजवानों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है जो नौजवान पाकिस्तान से लीगल तरीके से दूसरे ममालिक में शिफ्ट होना चाहते हैं कि कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान को विज़िट वीज़ा आसानी से देते हैं। किसी भी मुल्क में एंटर होने के लिए लीगल तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम उन नौजवानों के लिए खुशखबरी है, उन नौजवानों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है जो नौजवान पाकिस्तान से लीगल तरीके से दूसरे ममालिक में शिफ्ट होना चाहते हैं, रोज़गार के सिलसिले में जाना चाहते हैं। उनके लिए खुशखबरियाँ हैं हमारे पास, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान ज़फ़र एडवोकेट साहब, जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि आप कौन से मुल्क में किस तरह लीगल तरीके से एंटर हो सकते हैं, उधर जाके अपना काम कारोबार कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। बिला ताख़ीर उस्मान ज़फ़र साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उस्मान साहब, क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का, वक्त का, बड़ी मसरूफ़ियत में आपने वक्त दिया। हमारी ये जो सराउंडिंग है, यहाँ पर मौजूद हर नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है और बाहर भी यूरोप में जाना चाहता है या इंग्लैंड में या अमेरिका में जाना चाहता है। तो हमारी आज की ये जो पॉडकास्ट है, आज का हमारा जो प्रोग्राम है, ये उन लोगों के लिए है, अवेयरनेस के लिए, उनके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है कि एक तो डंकी के काम को रोका जाए जो पाकिस्तान से इलीगल जो दूसरे कंट्रीज़ में एंटर होते हैं, फिर पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो आप ये बताएं, सबसे पहले यूरोप के कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान को विज़िट वीज़ा आसानी से देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो आपने जो मेरे से सवाल किया है वो बाद में पूछना चाहिए था, चले आपने पहले कर लिया। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो सबसे आसानी में वीज़ा देता है ना, वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड यूरोप का ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा आसानी के साथ पाकिस्तानियों को, इंडियंस को और बांग्लादेश वालों को आसानी के साथ वीज़ा देता है। अच्छा, और इस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह अप्लाई किया जाए? तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि वीज़ा लेने के लिए, वीज़ा तो एम्बेसियाँ देने के लिए ही होती हैं। वीज़ा लेने के लिए मैंने अपने आप को एलिजिबल बनाना है और तमाम कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, वो सेम है। वो सिर्फ 3-4 चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपने अपना वर्क करना है, जिसके ऊपर अपने आप को आपने ऐसा बनाना है कि आपको वीज़ा मिल जाए। उसमें सबसे पहले आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका वहाँ पर जाने का मकसद क्या है। उसमें है कि आप वहाँ पे विज़िट के लिए जाना चाह रहे हैं, सैर व सियाहत के लिए जाना चाह रहे हैं, या किसी बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए जाना चाह रहे हैं, या आप वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, आप वर्क परमिट पर जाना चाह रहे हैं, तो जो है वो अपने स्पाउस या फैमिली से मिलने के लिए वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। ये सारी कैटेगरीज़ हैं। वहाँ पे कोई बिज़नेस ट्रिप्स बन जाती हैं। फिर उसके बाद जो हमारी लोग अपने काम के लिए जाते हैं वर्क परमिट्स यहाँ पर लेकर, लेकिन मोस्टली जो हमारे लोग यहाँ से जाने को तरजीह देते हैं वो विज़िट वीज़े के ऊपर जाने को तरजीह देते हैं कि वो आसानी के साथ यहाँ से विज़िट वीज़ा, क्योंकि उसमें अखराजात कम आते हैं, टाइम कम लगता है, तो उसके ऊपर जाएं, उसके ऊपर जाने को पसंद करते हैं। और इसी वजह से लोग हैं वो एजेंटों के झांसे में भी आ जाते हैं। ज़ाहिर है आज हमारे इस माशरे में जितना क्रेज़ लोगों को बाहर जाने का है, इतना ही क्रेज़ के साथ बंदे वो बंदा ढूंढते हैं जो हमें बाहर ले जाए, पैसे जितने मर्जी ले लें। और बंदे पैसे हाथ में पकड़ के बैठे होते हैं, और जो हाथ में पकड़ के पैसे बैठे होते हैं ना, वो फिर किसी ना किसी एजेंट के झांसे में ज़रूर आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि इतने एडवांस दे दें, इतने पैसे बाद में देंगे, तो फिर वो 5-6 महीने 8 महीने बाद कहता है जी आपका काम नहीं हुआ, पैसे फिर आपको इंस्टॉलमेंट्स में वापस करने पड़ते हैं, या किसी के हो जाते हैं, किसी की किस्मत अच्छी हो, किसी के नहीं भी होते। आप ये बताएं, आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी मुल्क में एंटर होने के लिए लीगल तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपने ख़ुद कितने कंट्रीज़ का विज़िट किया है? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से और महज़ अल्लाह के फ़ज़ल से, अपनी कोई काबिलियत नहीं है इसमें। मुझे जापान जाने का बहुत शौक़ था, तो मैंने सबसे पहला जो अपना विज़िट है वो मैंने जापान का किया था 2019 में। अच्छा। मैं टूरिस्ट वीज़े पे गया था
तो उसके लिए मैं जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन की थी वो मैंने ख़ुद की थी। मेरे सीनियर वो भी एडवोकेट जो, वो उनका वीज़ा लगा था, तो वो मेरा पहला वीज़ा था। मैंने उनसे थोड़ी गाइडलाइन ली, उन्होंने मुझे गाइड किया और जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी बल्कि उन्होंने मेरी मदद की। तो मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वीज़ा विदाउट इंटरव्यू लग गया। ये मेरी लक कह लें, मेरा जो है वो ये नसीब कह लें। तो मैं फिर वहाँ पे विज़िट करके आया। फिर उसके बाद मैं टर्की गया, मैं 2 दफ़ा कतर भी गया हूँ। अभी रिसेंटली मैं उम्रा के लिए सऊदीया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एक्सपीरियंस है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है कि मैं या कोई भी बंदा जो है वो बाहर कैसे किसी दूसरे मुल्क में सिर्फ टूरिज़म के लिए नहीं कि वो वर्क परमिट पर, फैमिली सेटलमेंट में, स्टूडेंट वीज़े या स्पाउस वीज़ाज़ होते हैं, फिर जो हमारा होता है डिपेंडेंट्स के वीज़ा, उन सब के बारे में कवानीन तो चेंज होते रहते हैं। लेकिन अभी रीसेंट या करंट ऐसे कह लें कि जो अभी रीसेंट जितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। और मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ, फ़ोन करते हैं लोग, ऑफिस विज़िट करते हैं, तो बिला किसी मुआवजा के, सिर्फ इसलिए कि लोग एजेंटों के झांसे में ना आए, एजेंटों के पास जाकर अपना नुकसान ना करें। पैसे का भी नुकसान है, जान का भी नुकसान है, वक्त का भी ज़िया है, सारा डॉक्यूमेंट्स भी ख़राब करते हैं। क्योंकि एजेंट्स जो हैं वो अगर आपको बायर की बात करेंगे, वो आपके 2 नंबर फेक डॉक्यूमेंट्स लगा कर आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। फिर आप मोस्टली ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप की, वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देती हैं। आप नेक्स्ट टाइम आप जेन्युइन जो हैं डॉक्यूमेंट्स और आपका वीज़ा लगने वाले यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आप जाते हैं तो आपको वो एम्बेसीज वीज़ा नहीं देती। अच्छा। सिर्फ इस वजह से कि आपका बैकग्राउंड जो होता है, आपकी प्रीवियस जो आपके एक्ट्स कह लें, उनकी वजह से वो आपको बैन कर चुके होते हैं 10 साल के लिए। फिर उसके बाद आप एंटर नहीं हो सकते 10 साल। हाँ, 10 साल तक वो आप वीज़ा आप अगर अप्लाई भी करते हैं तो आपको वीज़ा नहीं देते। बहुत रेयर चांसेस हैं जहाँ पे वीज़ा आपको मिल जाता है। हमारे इधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको एजेंट कहते हैं कि आपसे इतने पैसे हम लेंगे, पहले आपको दुबई लेके जाएंगे या किसी और कंट्री में लेके जाएंगे, उधर कुछ दिन आपके स्टे करवाएंगे, उधर से आपका ट्रैवल करवाएंगे। वो किस तरह करवाते हैं और उसमें कितने चांसेस होते हैं आगे ट्रैवल होने के या जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं उधर पहुंचने के? या मोस्टली तो हमने ऐसे ही देखा है कि 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद बंदा वापस आ जाता है, कहता है यार उधर से नहीं हुआ, काम नहीं हुआ हमारा। उसमें ऐसा है कि जो एजेंट हजरात हैं वो सबसे पहले तो बात है कि वो आपको सबस बात दिखाते हैं। उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसके बारे में तहकीक करनी है। आपने वो हमारा एक हमने पढ़ा था माकूला था कि मुश्तरी होशियार बाश, कि जो चीज़ लेने जा रहा है ना, जो बायर है, जो ख़रीदार है, जो किसी चीज़ को लेने के लिए कहीं पे जा रहा है, वो चाहे वीज़ा है, चाहे कोई प्रोडक्ट है, वो उसे होशियार बाश होना पड़ता है। उसे इतना अवेयर होना चाहिए कि आया कि जो चीज़ मैं लेने के लिए जा रहा हूँ उसमें मेरा फ़ायदा या मैं नुकसान है मेरा। सबसे पहले वो आगे पीछे से उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करे, उसके बारे में पूछे कि भाई ये तरीका है भी है या नहीं है। आपका जो सवाल था उसके कि दुबई से कैसे लेके जाते हैं, हाँ जी, उसमें क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो इमिग्रेशन से है। मेरे वाल साहब एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, तो एयरपोर्ट पे आना जाना लगा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्योंकि खुद भी ट्रैवल किया है, कतर भी मैं गया हूँ, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे ट्रांजिट्स होते हैं, तो मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि लोग ये एजेंट हज़रात कैसे करते हैं काम। वो ऐसे करते हैं, वो किसी के आपको डॉक्यूमेंट्स, किसी के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना कर देते हैं, और बोर्डिंग कार्ड जो होता है वो ओरिजिनल बंदे का इशू करवाते हैं। अच्छा, वो एयरपोर्ट के अंदर आपको बोर्डिंग कार्ड प्रोवाइड करते हैं और उस बोर्डिंग कार्ड के ऊपर आप ट्रैवल करते हैं। और फिर वहाँ पे जो आपकी डेस्टिनेशन होती है, वहाँ पे जब आप उतरते हैं जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या वो रेफ्यूजी जिसे हम सियासी पनाह कहते हैं वो ले लेते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, बीमारी का बहाना कर लेते हैं, कुछ भी करके। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने नहीं होती, लोगों के साथ हो चुकी होती हैं। तो इस तरह से वो बोर्डिंग कार्ड चेंज करके बंदे को ट्रैवल करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचें, वहाँ पर आपको जो एयरपोर्ट वाले हैं, जैसा कि आपने पहले बताया कि आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं 10 साल के लिए या कुछ इस तरह के मामला आते हैं,
तो उसके बाद फिर वो डिपोर्ट कर देते हैं अपने मुल्क में, या जिस मुल्क से आपने ट्रैवल किया उधर ही आपको डिपोर्ट करें? कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपको वहाँ पे स्टे दे देती हैं, वो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भेजेंगी, वहाँ पे आपके जो है फिंगरप्रिंट वगैरह होंगे, आपकी अंदराज होगा, आपकी डिटेल वहाँ पे नोट डाउन की जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो आपको जैसे कैंप्स बने होते हैं वहाँ पे भेज देंगे। फिर वो आपको एक जिसे हम कहते हैं सियासी पनाह का वो कार्ड होता है, वो आपको इशू करते हैं। फिर उसके ऊपर आप घूम फिर सकते हैं वहाँ पे। उसमें सबसे जो इस पॉलिसी के ऊपर अमल करती है कंट्री, पहले इटली था, अभी लेकिन ऑस्ट्रिया है, वो आपको वहाँ से डिपोर्ट नहीं करता। अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वहाँ से डिपोर्ट होने का बहुत बड़ा रिस्क है, वो आपको डिपोर्ट करेंगे। फिर आपको एयरलाइन फ़ाइन भी करेगी, समटाइम्स कभी फ़ाइन नहीं करती। फिर आप अगर पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर FIA आपको गिरफ़्तार करके आपके ऊपर FIR देगी, आपको बेल करवानी पड़ेगी, वहाँ पे ज़मानतनामा देना पड़ेगा। फिर आपके वहाँ पे फिंगरप्रिंट हो जाएंगे, जो फिंगरप्रिंट आपके होंगे फिर उसकी वजह से आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर 2 साल की मुद्दत होती है, 2 साल के लिए आप अगर कहीं भी बैरून मुल्क लीगली भी फिर जाना चाहेंगे, दुबई भी इवन के जाना चाहेंगे, तो आपको ट्रैवल करने नहीं देंगे। उस्मान साहब, बहुत ही डिटेल के साथ आपने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया, इस चीज़ को क्लियर किया कि किस तरह आप मतलब अगर आप किसी एजेंट के हत्थे चढ़ते हैं तो आपके कौन कौन से नुकसानात हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी यूरोप के कंट्री में इजीली ट्रैवल करना हो, उसके लिए हमें सबसे पहले कौन सा मुल्क चूज़ करना चाहिए, अपनी हमारी स्टेटस जो हमारा स्टेटस है इधर क्या होना चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ये सारे मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स हमारे लीगल अच्छे होंगे तो हमारे ज़्यादातर चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के, विज़िट के। मैं उससे पहले एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि एक चीज़ रह गई है जो मैंने पहले इलीगल तरीके से लोग जाते हैं और एजेंटों के चढ़ते हैं जी जी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। आजकल हमारे जो आपके चैनल के वसातत से आजकल जो एजेंट्स हजरात हैं वो बंदे को ले जाएंगे आज़रबाईजान, क्योंकि आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वाली जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके लिए एज सच कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते जो बहुत टफ़ या बड़ी मुश्किल से तैयार हो। सिंपल डॉक्यूमेंट्स की भी, बल्कि आपको सिर्फ एक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको वीज़ा वहाँ का मिल जाता है। तो वहाँ पे लेके जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि मौसम इस तरह का होता है ठंडा। मोस्टली लोग, मैं जिन्हें जानता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जब लोग वहाँ से डिपोर्ट हो रहे होते हैं तो रब्ता करते हैं, हमें एयरपोर्ट से निकलवा दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो लीगल प्रोसेस है, वो बिल्कुल सरासर धोखेबाजी, फ्रॉड, ड्रामेबाजी है। वो यहाँ से आपसे पैसे लेंगे एडवांस में, वहाँ पे जाकर आपको बिठा देंगे, कुछ भी नहीं होगा। मैं खुद ऐसे पर्सनली तौर पर लोगों को जानता हूँ जिनके साथ लाखों का नहीं करोड़ों का फ्रॉड हो चुका। अच्छा, वहाँ पे लेकर जाएंगे, वहाँ पे बिठाएंगे 7 महीने 8 महीने, वहाँ से हो ही नहीं सकता कि वहाँ से कोई बंदा किसी भी 2 नंबर तरीके से ट्रैवल करके वहाँ पे जाए। हाँ, वहाँ पर ऐसा है जो बंदे बिजनेसमैन हैं या बंदे, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऐसे प्रॉपरली मेंटेन्ड है, वो वहाँ पर जाकर एम्बेसीज में वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का बड़ा मसला है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा माफिया यहाँ पे बैठा हुआ। जैरीज़ के अंदर समझ लें, या जितने भी ख़ास तौर पे जैरीज़ के इर्द गिर्द जितने भी ऑफिस हैं, मैं खुद पर्सनली तौर पर वहाँ पे मैंने विज़िट किया, जो दोस्तों को ज़रूरत थी, देखा भाई लाखों में अपॉइंटमेंट्स इशू कर रहे हैं, लेकर दे रहे हैं 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया। मैं ख़ास तौर पर इटली का, मैं ये अपने उन भाइयों की नाकामी समझता हूँ जो इटली के अंदर रह रहे हैं। उन्हें चाहिए वहाँ पर एहतजाज करें, वहाँ पे गवर्नमेंट के सामने, वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सामने, जो वहाँ पे नौला वस्ता इशू करते हैं, उनके सामने जाके एहतजाज करें, भाई क्यों ऐसा करें। हालांकि ये 2019 से पहले ये विदाउट अपॉइंटमेंट सारा काम चल रहा था। ऐसे ही है। लोग डायरेक्टली जाते थे वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते थे, एम्बेसी किसी में जाके किस्म के पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अभी लेकिन यहाँ पे माफिया ऐसा है, क्यों भाई, कौन कर रहा है, इनसे पूछे, वो कहते हैं भाई एम्बेसी वाले पैसे ले रहे हैं। अभी रिसेंटली इसी वजह से मैंने सुना है कि जो इनका एम्बेसडर था वो भी चेंज हुआ है। तो इसके लिए उन भाइयों को वहाँ पे एहतजाज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, उसको भी जो है इसके ऊपर नोटिस लेने की ज़रूरत है, भाई ये क्यों काम चल रहा है।
बिल्कुल। लोग मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये साढ़े पंजाबी च कहते हैं राम दे राह पैसे उत्थे दे रहे हैं 5-5 10-10 लाख रुपए अपॉइंटमेंट्स का दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अभी आज एक बंदा मुझे मिला है, कह रहा था हमने 6.5 लाख रुपए में अपॉइंटमेंट ली। ऐसे ही हुकूमत को इसके ऊपर जो है वो सख्त किस्म का एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बात बाकी बात वो रहेगी, सॉरी, विजिट वाली बात, विजिट वीज़ा वाली। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो है ना आ जाता है पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है। बिल्कुल। आप टूरिस्ट हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं। विजिट वीज़ा ना इन 2 कैटेगरीज को मिलता है, टूरिस्ट को और बिजनेस। उसके लिए दोनों के ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। जो बिज़नेस है उसमें हमें बताना पड़ता है कि भाई ये मेरी वहाँ पे बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे कोई जो है एक्सपो हो रहा है, कोई किसी किस्म का इस तरह का मैंने वहाँ पे किसी कंपनी के साथ मीटिंग के लिए जाना है, ये सारी चीज़ें बिज़नेस से मुतल्लिक़ रिक्वायर्ड होती हैं। और जो है टूरिस्ट वीज़ा, उसके लिए आपने बताना है मैंने वहाँ पे सैर व सियाहत के लिए जाना है, घूमने फिरने के लिए जाना है, वहाँ पे फ़लाँ जगह है, मैंने वहाँ पे जाना है। बंदा खुद ये डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर सकता है, मेंटेन कर सकता है सारे। इसके लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल फॉर्म में एक कंप्यूटर के ऊपर किसी भी कंपोज़र से एक लिस्ट जो है वहाँ पे जो डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो उनको गूगल के ऊपर सर्च करें और यूट्यूब के ऊपर उसकी सर्च करके वहाँ पे उसको देखें और फिर उसको एक कंपोज़र के पास, कंप्यूटर वाले के पास जाकर उसकी लिस्ट बनाकर साथ लगा दें, मैं ये वाली जो है वो प्लेसेस में ये वाले विज़िट करूँगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल टाइज़। आप कम अज़ कम देखें, जो बंदा जा रहा है, लोग मोस्टली मुझे ये कहते हैं भाई कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, हम इतने पैसे रखवा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक जेन्युइनली होना चाहिए कि आपके पास ये एक पुराना अकाउंट चल रहा है, आपके पास जेन्युइनली महीने के इतने पैसे आते हैं, आपका एक बिज़नेस है, वहाँ से आपको इनकम आ रही है, आपके ये पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, आपके ये वाले पैसे जो आपके अखराजात में लग रहे हैं यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये इसको कहते हैं फाइनेंशियल टाइज़। और आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि आपकी जो टिकट है वो, और वहाँ पे जो आपने रहना है, अकोमोडेशन के पैसे, वहाँ पे घूमने फिरने का, फूड का, ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे निकाल के आपके पास अकाउंट में इतने पैसे वापस होने चाहिए कि आप यहाँ पे वापस आके, या आपकी फैमिली पीछे से अगर उन्हें कोई एमरजेंसी बन जाए, उन्हें कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो उन पैसों को इस्तेमाल कर सकें। वीज़ा ऑफिसर ये वाली चीज़ बहुत ही बारीकी से देखता है, बैंक स्टेटमेंट। बिल्कुल सही। और दूसरा हो गया फैमिली टाइज। आपके फैमिली टाइज ऐसे होने चाहिए कि ये लगे कि आप वहाँ पर जाकर रहेंगे नहीं। अपनी फैमिली के पास। सबसे वीज़ा रिजेक्शन की जो रेशियो है वो इस वजह से होती है कि आपके पाकिस्तान के अंदर टाइज मौजूद नहीं होते। टाइज ऐसे नहीं होते कि उनको ये साबित हो जाए, उनको ये लगे कि आप जी वापस पाकिस्तान जाएंगे, आप यहीं पे रुक जाएंगे। सबका यही वो इसी बात के ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। और दूसरा, आपका सोशल नेटवर्किंग ऐसी होनी चाहिए, आप सोशलाइज हों, और पॉलिटिकली आपकी, अब हर बंदा तो हो नहीं सकता पॉलिटिकली इन्वॉल्व चीज़ों में, लेकिन वो कहते हैं जी आपका पॉलिटिकली बैकग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप सोशलाइज नहीं है, आपकी कोई बिजनेस टाइज नहीं है, यहाँ पे आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इस तरह की ये सारी ऐसा चीज़ें, आप इसको सिंपल ही रखें। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें। जो आपने 40, 50, 60 लाख रुपए, आजकल मैंने सुना है 60-70 लाख रुपए यूरोप का रेट चल रहा है 2 नंबर तरीके से, तो वो उसमें जो किसी के पेपर्स पे वहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया वैसे जो है वो एंट्री करवाते हैं बंदे की, उससे बेहतर है वही 40-50 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखें। मेंटेन करके उसे यकमुश्त नहीं आपने रखने, इकट्ठी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवानी। हाँ, अगर आप किसी हाईली किसी पोस्ट पे हैं, आप कोई अच्छा आपका किसी क्या कहते हैं कोई आप किसी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, फिर आप बेशक 20 लाख अकाउंट में रखवा लें, उसका कोई मसला नहीं होता। किसी अच्छी जगह पे आपका कोई बिजनेस है, आपका अकाउंट खाली भी हुआ, उसमें पैसे फिर आ गए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका जो है वो ये मजबूत होना चाहिए बिजनेस टाइज। उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपका जो मुतलका इदारा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके माकूल से 5-7 हज़ार रुपये खर्चा लगता है। NTN में फाइलर जी, आप फाइलर हो, FTR में आपकी रजिस्ट्रेशन हो, आप बाकायदा टैक्स देते हो। ये नहीं कि आप जो आपकी 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये आप
अपनी इनकम शो करके उसके ऊपर आप 0 टैक्स दे लें, और आप फिर ये उम्मीद भी करें कि मुझे यूरोप वाले वीज़ा दे देंगे या इंग्लैंड वाले वीज़ा दे देंगे या टर्की वाले वीज़ा दे देंगे, इस बात के ऊपर आप टैक्स तो दे नहीं रहे, क्योंकि वो जो टैक्स आपने देना होता है वो आपने अपनी इनकम के ऊपर देना होता है। आप 0 करके अपनी अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई सालाना इनकम ही नहीं हुई, आपको कोई रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हुआ, आपको कुछ आया ही नहीं है। ना टैक्स तो दिया। डेफिनेटली खाली सिर्फ टैक्स रजिस्ट्रेशन या एनटीएन जिसे आसान लफ्ज़ों में कहते हैं बना लेना ज़रूरी नहीं है, उसको प्रॉपर आप अपनी रिटर्न को मेंटेन करना, उसको प्रॉपरली फाइल करना रिटर्न एज पर योर बैंक स्टेटमेंट, एज पर योर Assets, इनकम, बिल्कुल सही बात है। उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर आप टैक्स दें भाई। ये तो आपने सारा मतलब बताया कि इधर से हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए। डॉक्यूमेंट हमारे सारे तैयार हो गए, बैंक स्टेटमेंट भी बन गई, हमारा पर्पस ऑफ विज़िट भी तैयार हो गया। अब हमने इस सारे डॉक्यूमेंट को प्रोसीड कैसे करना है, किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है? अच्छा, इसमें मोस्टली आजकल सारा ऑनलाइन ही है। ठीक है। यूएसए का भी ऑनलाइन है, कनाडा का भी ऑनलाइन है, इंग्लैंड का भी ऑनलाइन है। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर, तब आपने पर्सनली वहाँ पे जाना होता है। और टर्की का है जो आपको पर्सनली जाके वहाँ पर, उनका ऑनलाइन आजकल नहीं है, आपको वहाँ पर पर्सनली जाकर वही आपको एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, वही आपने फ़िल करना होता है। बाकी मोस्टली आपने ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल करने हैं और ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं यूरोप की कंट्रीज़। ठीक है। चंद एक कोई यूरोप की कंट्रीज़ हैं जिनके लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करके खुद फिलअप करना पड़ता है और उसका प्रिंट निकाल कर आपको साथ लेकर जाना है। आपने जेरीज ऑफिस में जाना है, या स्पेन के लिए BLS ऑफिस आजकल, जी BLS है, वहाँ पे आपने जाना है। अभी इटली को भी BLS के साथ जोड़ दिया है, जापान को भी मैंने सुना है कि जेरीज के साथ जोड़ रहे हैं, और चाइना के लिए भी उन्होंने जेरीज के साथ जोड़ दिया हुआ है। और ऐसे ही जब आपने ऑनलाइन भी फिल करनी है ना फॉर्म, तब भी आपने उनको प्रिंट उनका निकाल कर साथ, बाकी सारी फिर तफसील आ जाती है। फिर वो अगर कोई तफसील में मेरे से रहनुमाई लेना चाहेगा, मेरे से पूछना चाहेगा, मैं उसको तफसीली गाइड कर दूंगा। मुझे एनी टाइम कॉल कर सकता है, किसी भी वक्त मैं उसे प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स बता सकता हूँ कि आपने ये कहाँ पर सबमिट करवाने हैं, इनको कैसे तैयार करना है, मैं सब बता दूँगा। नाज़रीन, उस्मान ज़फ़र एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही ज़बरदस्त जो इन्फॉर्मेशन दी, जो हर बंदे के लिए फ़ायदा मंद भी है, हर बंदे की ज़रूरत भी है कि हम किस तरह किसी भी मुल्क में एंटर होने के लिए विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। आज की हमारी ये जो पॉडकास्ट थी, प्रोग्राम था, ये विज़िट वीज़ा के हवाले से था। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके साथ डिस्कशन करेंगे वर्क वीज़ा किस तरह किसी भी मुल्क का हासिल कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।